साबानी सुनो। हेलो टू ऑल द लवली एंड ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं हूँ आपकी अपनी शुगरबू। क्या रिवेंज लेने की कोई लिमिट हो सकती है? ये आज हम देखेंगे एक बहुत ही बेहतरीन मूवी में, जो कि मिस्ट्री और थ्रिल से भरी हुई है, और मूवी का नाम है फॉरगॉटन। तो कहानी की शुरुआत 1997 से होती है, जहाँ पर कार में जिन नाम के लड़के की आंख खुलती है। कार में वो अपने मॉम डैड और अपने बड़े भाई यूसुफ के साथ होता है, और तभी हम देखते हैं ये लोग अपने नए घर में मूव हो रहे थे। जब वो लोग अपने नए घर पे पहुंचते हैं तो जिन को वो घर कुछ जाना पहचाना सा लगता है, जबकि वो यहाँ पहली बार आया था। फिर हमें बताया जाता है जिन का भाई यूसुफ हमेशा से ही अपनी क्लास में टॉपर था, और उसने अपनी ग्रेजुएशन भी टॉप की यूनिवर्सिटी से की थी। वो गेम्स में भी काफी परफेक्ट था, जिसकी वजह से वो लड़कियों में काफी पॉपुलर था। वहीं दूसरी तरफ जिन एक एवरेज बच्चा था, और उसे अक्सर मेंटल ब्रेकडाउन होते रहते थे, जिसके लिए रोज उसे मेडिसिन लेनी होती थी। जिन को लगता था कि उसकी तकलीफों से भरी जिंदगी में अगर कोई चीज उसे प्राउड फील करा सकती है तो वो सिर्फ उसका भाई यूसुफ है। 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में यूसुफ का पैर टूट गया था, जिसकी वजह से अब वो लंगड़ा के चलता था। जिन और यूसुफ अपने नए घर में सामान मूव कर रहे थे, और उन्हें पता चलता है कि पिछले ओनर ने अभी तक एक कमरे को खाली नहीं किया था, जिसमें यूसुफ रहने वाला था। तो अब इन दोनों को एक ही कमरे में रहना था। रात को डिनर के वक्त जिन को ऊपर उसी बंद कमरे में से कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वो अपने घर वालों से पूछता है तो उन्हें वो आवाज नहीं आती है। बाद में उसी रात जिन को दोबारा उसी कमरे में से तेज आवाजें सुनाई देती हैं। फिर वो हकीकत जानने के लिए उस कमरे की तरफ जाता है। इससे पहले वो अंदर जा पाता, उसका भाई उसे रोक लेता है। अब यूसुफ अपने छोटे भाई को बारिश में घुमाने के लिए बाहर ले जाता है। दोनों भाई पास ही की पहाड़ी की चोटी पे जाते हैं, और दोनों वहाँ काफी एंजॉय करते हैं। मगर तभी यूसुफ के पास उसके डैड का फोन आता है, और वो उससे फौरन घर बुलाते हैं, जिसकी वजह से उसे जिन को पहाड़ी पे अकेले छोड़ के जाना पड़ता है। मगर घर वापस जाते हुए कुछ गुंडे यूसुफ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। मगर यूसुफ उनसे बिना डरे लड़ाई करता है, और तभी जिन की नजर इस झगड़े पे पड़ती है। जिन अपने भाई को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, मगर गुंडे तब तक यूसुफ को अपने साथ ले जाते हैं। घबराया हुआ जिन घर वापस आता है और फौरन अपने मॉम डैड को सब कुछ बताता है, और वो बेहोश हो जाता है। सोते वक्त वो एक ख्वाब देखता है जिसमें किसी से पूछताछ की जा रही थी। तभी अचानक जिन की आंख खुल जाती है, और वो अपने मॉम डैड को अपने पास देखता है। अगले सीन में जिन डिटेक्टिव से बात करता है और उन्हें किडनैपर्स की वैन का नंबर बताता है। हालांकि डिटेक्टिव्स बताते हैं कि ऐसा कोई नंबर मौजूद ही नहीं है, और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उनके पास पैसों के लिए कोई भी कॉल नहीं आता। एक दिन जिन रात को अपनी स्ट्रेस मेडिसिन खा के सो रहा होता है, और तभी उसे वापस उस कमरे में से आवाज आती है, और उसे लगता है कि कोई उसके रूम में आ रहा है। और तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वो एक ख्वाब देख रहा था, और उसी वक्त 19वें दिन यूसुफ सही सलामत अचानक घर वापस लौट आता है। हालांकि उसे पिछले 19 दिनों की कोई भी बात याद नहीं थी। डॉक्टर का मानना था कि ये भूलने की बीमारी की वजह से हुआ है। इसमें फैमिली सिर्फ इंतजार कर सकती है। एक रात जिन यूसुफ को घर से बाहर निकलते हुए देख लेता है। अगले दिन वो अपनी दवाई लेना भूल जाता है। ब्रेकफास्ट के वक्त जिन यूसुफ से पूछता है कि कल रात चुपके से तुम कहाँ गए थे, जिसपे यूसुफ बाहर जाने से इनकार कर देता है। जब यूसुफ घर से बाहर जाने के लिए निकल रहा होता है तो जिन को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि यूसुफ लेफ्ट पैर की बजाय राइट पैर से लंगड़ा रहा था। आज रात जिन अपनी स्टडी टेबल पे ही सो जाता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर यूसुफ एक बार फिर से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है, और कंफर्म करता है कि जिन सोने का नाटक तो नहीं कर रहा, और उसके बाद वो बाहर चला जाता है। यूसुफ के चले जाने के बाद हमें पता चलता है कि जिन जाग रहा है, और वो टैक्सी में अपने भाई का पीछा करना शुरू कर देता है। कार यूसुफ को एक जगह छोड़ती है, जहाँ वो अपने मुंह में एक जली हुई सिगरेट लेकर आगे बढ़ता है। जिन यूसुफ को 2 आदमियों से बात करते हुए देखता है, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि ये वही डिटेक्टिव्स हैं जो पहले उसके घर पूछताछ करने आए थे। मगर जिन जल्द ही पकड़ा जाता है, और यूसुफ उसे पीछे से आके बेहोश कर देता है। अगले दिन जिन की नींद अपनी स्टडी टेबल पे ही खुलती है। वो यूसुफ को बेड पे सोता देख घबरा जाता है, और वो जल्दी से अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है। तब यूसुफ जिन से कहता है, तुमने खुद को बाथरूम में बंद क्यों कर लिया है? तो जिन उसे कल रात के बारे में सब कुछ बताता है, जिस पर यूसुफ उसे कहता है, तुमने फिर से कोई ख्वाब देख लिया है। हालांकि जिन जोर देकर कहता है कि मैं अपने होशो हवास में हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। जब यूसुफ उसे जवाब देना बंद कर देता है तो जिन चुपचाप एक एल्युमिनियम पाइप लेकर बाथरूम से बाहर निकलता है।
हालांकि जल्द ही यूसुक उस पर हावी हो जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। यूसुक उसे कहता है पेंसिल से लेकर टैक्सी तक तुम जो कुछ भी कह रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर यूसुक जिन से पूछता है कल रात को तुमने अपनी दवाई खाई थी, जिसे सुनकर जिन शांत हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कल रात को उसने अपनी दवाई नहीं खाई थी। फिर जिन अपनी दवाई खाता है और यूसुक एक बार दोबारा बाहर चला जाता है। यूसुक के बाहर जाने के बाद जिन पढ़ाई करने के लिए अपनी स्टडी टेबल पे जाता है, तभी उसे वहाँ पर एक टूटी हुई पेंसिल लेड दिखाई देती है। अब जिन को यकीन हो जाता है यूसुक उसे झूठ बोल रहा था। जिन इस सब के बारे में अपनी मॉम को बताता है, जिस पर उसकी मॉम उससे कहती है मैं इसके बारे में तुम्हारे डैड से जरूर बात करूंगी। लेकिन जिन कहता है हमें कुछ और सबूत भी इकट्ठे करने चाहिए। हालांकि बाद में उस रात जिन चुपके से अपनी मॉम को यूसुक से बात करते हुए सुन लेता है। अब जिन को पता चल जाता है कि ये उसकी असली फैमिली नहीं है, ये लोग उसकी फैमिली होने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। तभी जिन की मॉम को बाहर जिन के मौजूद होने का एहसास होता है। फिर वो चेक करने के लिए जिन के कमरे में जाती है, लेकिन जिन किसी तरह सही टाइम पर अपने बेड पर वापस आने में कामयाब हो जाता है। उसकी मॉम के जाने के बाद जिन खिड़की से कूदकर घर के बाहर निकल जाता है। कूदते वक्त उसे चोट लग जाती है और तभी बाहर उसकी मुलाकात उसके नकली डैड से होती है और कुछ ही देर में जिन की मॉम भी बाहर आ जाती है। जब जिन के डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो जिन उन्हें धक्का देकर भाग जाता है। जिन की मॉम जल्दी से गुंडे को उसके पीछे भेजती है, लेकिन जिन किसी न किसी तरीके से पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और फिर वो पुलिस को पूरी बात बताता है और वो पुलिस डेटाबेस में उसका नाम ढूंढते हैं। वो बताते हैं कि जिन का बर्थ 1977 में हुआ था और वो 41 साल का है। हालांकि जिन जोर देके कहता है कि वो 41 साल का नहीं बल्कि 21 साल का है। इस पे एक पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि चलो तुम ये बताओ ये कौन सा साल है, जिस पर जिन जवाब देता है ये 1997 है। लेकिन ऑफिसर उसे कहता है ये 1997 नहीं 2017 है। जिन ये सुन के शॉक हो जाता है और चारों तरफ देखता है। तभी उसे कुछ लड़कों के हाथ में मोबाइल फोन दिखाई देता है और फिर उसे टीवी पर एक न्यूज भी दिखाई देती है। इसमें साउथ कोरियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक साथ दिखाई देते हैं। और जिन जब अपने आप को मिरर में देखता है तो वो महसूस करता है कि वो सच में 41 साल का है। कंफ्यूज जिन अपनी नकली फैमिली का सामना करने के लिए घर वापस आ जाता है। घर में उसे उसी कमरे से रेडियो की आवाज आती है, जिसे अब एक क्राइम सीन में बदल दिया गया था। तभी जिन की फैमिली उसके सामने आती है और उसका भाई होने का नाटक करने वाला लड़का जिन को बताता है जिस कमरे में वो खड़ा है उस कमरे में 20 साल पहले एक लड़की और उसकी माँ का कत्ल कर दिया गया था। जब पुलिस कई सालों तक कातिल को पकड़ने में नाकाम रही तो मामला ठंडा पड़ गया। इसलिए विक्टिम की फैमिली ने कातिल को ढूंढने के लिए यूसुफ को काम पे रखा था और फिर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने पर वो कातिल जिन निकला। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें दिखाया जाता है कि इस कत्ल को कबूल करने के लिए जिन को किडनैप कर लिया गया था और उसे बुरी तरह पीटा जाता है। लेकिन जिन ने कभी नहीं माना कि वो कत्ल उसने किया था। साइकेट्रिस्ट जो जिन का नकली डेड बना था वो उन्हें बताता है क्योंकि ये घटना इतनी दर्दनाक थी इसलिए जिन अपनी याददाश्त खो चुका है। इन्वेस्टिगेशन टीम साइकेट्रिस्ट से कहती है क्यों ना जिन को हिप्नोटाइज करके वापस 1997 में भेज दिया जाए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अगर जिन उस कत्ल की सिचुएशन को फिर से देखेगा तो हो सकता है उसकी याददाश्त वापस आ जाए और वो उन्हें बता सके कि उस दिन क्या हुआ था। इधर सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन उस रात जिन ने यूसुफ का किडनैप होते हुए देख लिया था। दरअसल यूसुफ को उस दिन धोखाधड़ी के केस में अरेस्ट किया गया था और वो 19 दिनों तक इसलिए गायब था क्योंकि वो उस टाइम जेल में था। 19 दिन बाद वो बेल पे बाहर आ गया था। तभी इस बात का खुलासा होता है कि उस कमरे में आ रही आवाज किसी और की नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की थी जो वहाँ पर काम कर रहे थे। अब कहानी वापस प्रेजेंट पे आती है। यूसुफ जिन को ऐसी जगह ले जा रहा था जहाँ उसे उन 2 मासूमों के कत्ल की सजा मिलने वाली थी। जिन अभी भी नहीं मान रहा था कि वो कत्ल उसने किया है और वो कार से कूद जाता है। यूसुफ उसका पीछा करता है लेकिन आखिर में उसकी कार एक पेड़ से जाके टकरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिन को भी एक ट्रक टक्कर मार देता है जिसकी वजह से उसकी 1997 की याददाश्त वापस आ जाती है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें 1997 का फिल्म का शुरुआती सीन दिखाया जाता है और उस वक्त जिन अपने असली माँ बाप और अपने बड़े भाई यूसुफ के साथ था। तभी अचानक एक कार एक्सीडेंट में उसके मॉम डैड की मौत हो जाती है और उसका बड़ा भाई यूसुफ बुरी तरह घायल हो जाता है। यूसुफ की सर्जरी कराने के लिए जिन को पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन 1997 क्राइसिस की वजह से ये बहुत मुश्किल वक्त था। मजबूर जिन नौकरी की तलाश में ऑनलाइन जाता है जहाँ एक अनजान इंसान उसे मैसेज करता है।
कि अगर वो किसी की वाइफ को मार देता है तो वो उसे मुंह मांगी रकम देगा, लेकिन जिन को घर में मौजूद 2 बच्चों को हाथ भी नहीं लगाना है। बताए घर में पहुंचने के बाद जिन को ये सब सही नहीं लगता और वो वहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी दोनों माँ बेटी जिन को देख लेती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। जिन घबरा जाता है और हड़बड़ाहट में दोनों माँ बेटी को मार देता है। तभी एक छोटा बच्चा बाहर आता है और जिन को देख लेता है, लेकिन जिन उसे वापस अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। जैसे ही जिन उस घर से जाने लगता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसी डॉक्टर की फैमिली है जो उसके भाई का इलाज कर रहा था। अब जिन उस डॉक्टर से मिलता है और अब जिन ये जानने की कोशिश करता है कि ये डॉक्टर अपनी फैमिली को क्यों मरवाना चाहता था। डॉक्टर उसे बताता है कि पैसों की कमी ने उसे बैंकरप्ट कर दिया था और उसने अपने बच्चों को बेघर होने से बचाने के लिए अपनी वाइफ के नाम पे कई सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी थी। अब क्योंकि जिन ने उसकी न केवल वाइफ बल्कि उसकी बेटी को भी मार दिया था, इसलिए डॉक्टर उसे कहता है अब उसका भाई यूसुफ भी मारा जाएगा। इस बात पर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और तभी गलती से जिन डॉक्टर को छत से नीचे की तरफ धकेल देता है और डॉक्टर की भी मौत हो जाती है। तभी फिल्म वापस प्रेजेंट में आती है और जिन अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। जो लड़का जिन को कार में लेके जा रहा था वो एक्सीडेंट में बच गया था और वो जिन को जहर दे के मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिन उसे कहता है मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है और वो लड़का खुलासा करता है कि वो वही छोटा बच्चा है जिसे जिन ने 20 साल पहले उसकी मॉम और उसकी बहन को मारने के बाद छोड़ दिया था। उसके मॉम डैड के गुजर जाने के बाद उसके रिश्तेदारों ने उसके सारे पैसे हड़प लिए थे और एक ऑर्फनेज में बड़ा होने के लिए छोड़ दिया था। वो जिन से पूछता है उस दिन तुमने मुझे क्यों नहीं मारा, काश तुमने उस दिन मुझे मार दिया होता तो मुझे इतनी तकलीफ सहन नहीं करनी पड़ती। और वो जिन से पूछता है कि उस दिन कत्ल की प्लानिंग उसके डैड ने की थी, जिस पर जिन उसे झूठ बोलता है और सारी जिम्मेदारी खुद पर ले लेता है, लेकिन वो लड़का उस पर यकीन नहीं करता। अब क्योंकि जिन को याद आ गया था कि उसने एक मासूम फैमिली को खत्म कर दिया था, इसलिए वो खुद को जहर वाला इंजेक्शन लगा लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस लड़के के पास जीने का अब कोई मकसद नहीं बचा था, इसलिए वो भी हॉस्पिटल की खिड़की से कूदकर अपनी जान ले लेता है। और इसी के साथ इमोशन से भरी ये रोलर कोस्टर राइड यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत को रिवॉर्ड करें।